हे एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर जिसका नाम क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग, आप पूरे के पूरे क्लबिंग को सिर्फ और सिर्फ 2 पेज में हमने आपके लिए समराइज कर दिया है, जिसमें साइड में हम लोगों ने चार्ट भी बनाया है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। तो अगर आप चार्ट देख के समझ जाते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है तो बहुत अच्छी बात है। और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की व्हाट इज कॉन्सेप्ट रिटन इन चैट, हमने साइड में जो आपकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है जो आपको आंसर्स में लिखनी होती है इंटरप्रिटेशन में आपको समझने के लिए, तो वो भी साइड में लिखा हुआ है। तो 2 पेजेस में हमने एक तो चार्ट वाला फॉर्म भी कवर कर लिया है, ताकि आपको अगर एकदम अच्छे से आता हो तो आप चार्ट देख के आपका रिवाइज हो जाए और आप आगे बढ़ जाओ। और अगर आपको वो नहीं होता है तो आप साइड में उसकी लैंग्वेज में लिखी हुई इसको रीड करके जो है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्लस जो कॉन्सेप्ट आपको लगा कि रटा होना चाहिए, वो सारी चीजें अगर आपको याद करने के फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी साइड में लिखा हुआ है। प्लस यहाँ साइड में हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करोगे, तो ये भी हम लोगों ने किया है। तो आपका 2 पेज में जो है वो कंप्लीटली क्लबिंग ऑफ इनकम जो है वो खत्म हो चुका है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, क्लबिंग का मतलब क्या होता है? तो क्लबिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन की जो इनकम है उसको दूसरे इनकम पर्सन की इनकम में ऐड करना। तो ये कब होता है, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये करता है? तो जब आप जबरदस्ती अपनी इनकम को ट्रांसफर करते हो तो योर फैमिली मेंबर्स, बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हो, वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो, बेटे को कर रहे हो, बहू को कर रहे हो, तो उस केस में जो है वो क्लबिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो क्लबिंग पढ़ने से पहले आपको एक चीज एकदम दिमाग में भर के रखनी है, क्या? इट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ फैमिली मेंबर्स रिटर्न हियर। ठीक है, यहाँ पर आपको बता हुआ है कि चाइल्ड के केस में कौन कौन से केसेस होंगे, वाइफ के केस में कौन कौन से केसेस होंगे, तो ये सारी चीजें जो है स्पेसिफाइड है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा केस नहीं बनाना है कि मैंने अपने चाचा के बेटे को ट्रांसफर कर दिया या मैंने अपने भाई के बहन को ट्रांसफर, भाभी के बेटे को ट्रांसफर कर दिया, या ऐसा कोई भी केस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली रिश्तेदार रिटर्न हियर और ओनली द रिलेटिव्स रिटर्न हियर। उस केस में अगर आप क्या बोलते हैं ट्रांसफर करते हो तो ही क्लबिंग एप्लीकेबल होगा। हर ट्रांजैक्शन में क्लबिंग नहीं लगता। तो क्लबिंग सिर्फ परिवार वालों के केस में लगता है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको जितने भी केसेस हैं उसको एकदम याद करना पड़ेगा कि यही केसेस में क्लबिंग एप्लीकेबल होती है, उसके अलावा कोई केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसको बहुत ही प्रिसाइज रखने के लिए हमने एक तरीका ढूंढा। क्या ढूंढा? कि एक तो सबसे पहले क्लबिंग एप्लीकेबल होती है इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड, चाइल्ड भी बोल रही हूँ क्या? नहीं, माइनर चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट इज योर माइनर चाइल्ड, सेकेंड इज योर वाइफ, मतलब स्पाउस, नॉट जस्ट वाइफ। हस्बैंड के लिए वाइफ, क्या बोलते हैं, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। तो सेकेंड क्या है आपका? स्पाउस। थर्ड इज योर चाइल्ड, मतलब आप उसमें मेजर और माइनर दोनों चाइल्ड जो है वो ले सकते हो। फोर्थ इज योर डॉटर इन लॉ, आपकी बहू के ऊपर। और फिफ्थ है आपका एचयूएफ। एचयूएफ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी आर कीपिंग एचयूएफ अभी अंदर। 4 फैमिली मेंबर केस रखा है, एक रखा है माइनर चाइल्ड का, दूसरा रखा है स्पाउस का, तीसरा रखा है चाइल्ड। अब चाइल्ड में बेटा सन और डॉटर दोनों हो सकता है, और लास्ट वाला रखा है डॉटर इन लॉ। ठीक है, बस उसी का केस है, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अब तो सबसे पहला केस जो है वो किसका है बेटा? माइनर चाइल्ड का। तो आ जाओ माइनर चाइल्ड का केस। सेक्शन क्या है? सेक्शन 64(1)(a) दैट इज कॉल्ड एज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। क्या बोलता है सर? कि इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब हो जाएगा। किसके हाथ में क्लब होगा? पेरेंट्स हुज इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग। मतलब मम्मी और पापा की दोनों इनकम को टोटल कर लेंगे, फिर चेक करेंगे कि किसकी इनकम ज्यादा है, और उस बंदे के हाथ में माइनर की जो इनकम है उसको क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि एसेट ट्रांसफर किया बेटे को तो इनकम हो रही है, कहीं और से इनकम हो रही है? नहीं, बस डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। मतलब माइनर चाइल्ड को कहीं से भी इनकम हो, कोई एसेट ट्रांसफर वाला केस रिलेट नहीं करना है। माइनर चाइल्ड को बेटा कहीं 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 से भी इनकम हो, माइनर चाइल्ड को बेटा कहीं 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 से भी इनकम हो, क्या होगा? वो क्लब हो जाएगा उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग। वो क्लब हो जाएगा उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग। अब उस पेरेंट को एक फायदा भी मिल रहा है, और बहुत थोड़ा सा फायदा है जो कि लॉ ने दिया हुआ है। क्या फायदा दिया हुआ है? तो ये फायदा दिया हुआ है एग्जेम्पशन ऑफ 1500 रुपीज पर चाइल्ड। ठीक है, एग्जेम्पशन मिलेगी 1500 रुपए पर चाइल्ड, नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ 115 BAC। तो ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं,
but that is also not available in case of 115 BAC. What is not available? Exemption. एग्जेम्पशन 115 BAC में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शनल में मिल जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. ओके, ठीक है. तो क्या बोलता है प्रोविजन, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब हो जाएगा उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग. ठीक है. तो क्या बोलता है प्रोविजन कि इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर. तो अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर है जिसकी शादी हो गई है, तो उसकी इनकम भी उसके हस्बैंड के हाथ में या फादर इन लॉ के हाथ में क्लब नहीं होगी, वो उनके फादर के हैंड में ही क्लब होगी जब तक वो मेजर नहीं हो जाती. तो जब तक एक बच्चा माइनर है, चाहे बेटी है चाहे शादी हो चुकी है, वो हमेशा हमेशा. अब एक बात बताओ, मैम माइनर मैरिड सन है, तो बेटा माइनर मैरिड सन का तो बहुत ऑब्वियस ही नेचर है कि वो पेरेंट्स के हाथ में ही क्लब होता है. डॉटर के केस में क्या होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि मे बी हस्बैंड के हाथ में क्लब करेंगे या फिर फादर इन लॉ के हाथ में क्लब करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए नाम लिखा हुआ है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, चाहे शादी हुई हो चाहे मत हुई हो, टैक्सेबल होगी पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग. ठीक है. तो उस इनकम इज हायर बिफोर माइनर्स इनकम, क्लबिंग माइनर इनकम. अब एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या बोलता है, 3 केसेस में क्लबिंग नहीं होगी. कौन से 3 केसेस में? अगर इनकम हो रही है ड्यू टू मैनुअल वर्क. मैनुअल वर्क वो बंदा जो मजदूरी करके ला रहा है बच्चा. स्किल और टैलेंट, स्किल टैलेंट मतलब कि इंडियन आइडल से होगा कोई टैलेंट. आजकल आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे इंडियन आइडल में जा रहे हैं, डांसिंग का स्किल है या फिर कंटेंट क्रिएशन का स्किल है, एड मिल रहा है, टीवी शोज कर रहे हैं, तो वो वाली अगर इनकम है उनकी. या फिर माइनर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, अगर वो डिसेबिलिटी है उसके बाद भी उसको कहीं से इनकम हो रही है, तो वो वाली. ठीक है. 3 केसेस में क्लबिंग नहीं होती है. कौन कौन से 3 केसेस है? सबसे पहला आपका है माइनर मैनुअल वर्क से हो रहा है, स्किल टैलेंट से इनकम हो रही है, या फिर अगर वो डिसेबल्ड है तो. मैनुअल वर्क, स्किल टैलेंट और डिसेबल्ड है तो उस केसेस में क्या नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगी. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है. तो ये हमारा प्रोविजन है कि सारे केसेस में क्लब कर दो बट 3 केसेस में क्लबिंग नहीं होगी. अब इसका एक क्या है, अब एक्सेप्शन है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर पेरेंट्स की जो मैरिज है वो सक्सेस नहीं करती है, तो फिर कौन से पेरेंट्स के हाथ में क्लब करेंगे? तो जो पेरेंट चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उस पेरेंट के हाथ में हमको क्लब करना है. ठीक है. उसके बाद सेकंड बोलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में हम क्या बोलते हैं, एक पेरेंट के हाथ में क्लब कर देते हैं, तो हर साल क्या उसी पेरेंट के हाथ में क्लब होगी या फिर चेंज होता रहेगा? तो अगर एक बार आपने एक पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर दिया तो हर साल फिर उसी पेरेंट के हाथ में क्लब होगा. बट ए वो चाहे तो फिर वो क्या बोलते हैं अरेंजमेंट को चेंज कर सकता है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है ऑफ बीइंग हर्ड, और वो चाहे तो वो इस अरेंजमेंट को चेंज कर सकता है. ठीक है. अब चाइल्ड का मतलब स्टेप चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड, एवरी काइंड ऑफ चाइल्ड, सब टाइप के चाइल्ड जो वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं. आई एम क्लियर. तो बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है, बहुत ही इजी प्रोविजन है कि भैया माइनर की जो इनकम है वो क्लब हो जाएगी उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग. 1500 रुपए पर चाइल्ड की जो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी इन केस ऑफ क्लबिंग. 3 केसेस में क्लबिंग नहीं होती, मैनुअल वर्क, स्किल टैलेंट या फिर वो डिसेबल्ड है तो क्लबिंग नहीं होगी. अगर दोनों पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं तो जो पेरेंट चाइल्ड को मेंटेन करता है उसके हाथ में क्लबिंग हो जाएगी. और अगर एक साल किसी एक पेरेंट के हाथ में क्लबिंग हो गई है तो नेक्स्ट ईयर भी फिर उसी के साथ होगा अनलेस एओ गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और फिर उसके बाद वो अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो सकता है. आई होप आई एम क्लियर. अब इसी चीज को समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया चार्ट दिया हुआ है. एक्चुअली होता क्या है कि ऊपर के प्रोविजन बच्चे पढ़ लेते हैं बट उसके बाद उनको बहुत सारे अलग अलग केसेस पूछे जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सारे केसेस को एक साथ डील करने के लिए हमने ये बनाया. क्या है मैम ये बेटा आपका एनालिसिस ऑफ माइनर्स इनकम, कि माइनर को जितनी भी टाइप की इनकम हो रही कहीं से भी हो रही है तो उसको आप क्लब करेंगे नहीं करेंगे, कौन से केसेस में करेंगे वो बात चल रही है. ठीक है. तो क्या बोलता है, अगर इनकम हो रही है मैनुअल वर्क, स्किल टैलेंट या डिसेबिलिटी, अगर वो डिसेबल्ड है अंडर सेक्शन 80 और उसको कहीं से भी इनकम हो रही है, तो या तो मैनुअल वर्क से हो रही है या तो स्किल टैलेंट से हो रही है. और थर्ड वाले को समझना कि अगर वो डिसेबल्ड है और उसको कहीं से भी इनकम हो रही है तो वो थर्ड कैटेगरी में आता है. ठीक है. जो कि मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 80U. ठीक है. तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि पता है आपको ये एक्सेप्शन में आता है. बट अगर ये ऊपर की इनकम को बंदा कहीं इन्वेस्ट कर देता है और उससे अगर उसको इनकम होती है तो उस केस में बेटा क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगी. और किसके हाथ में क्लबिंग होगी? उस पेरेंट के हाथ में क्लबिंग होगी जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग. आई होप आई एम क्लियर. यस. ठीक है. तो यही बोलता है कि 3 केसेस में, फर्स्ट वाला बोलता है कि 3 केसेस में क्लबिंग नहीं होगी, मैनुअल, स्किल टैलेंट या फिर डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U.
बट अगर वो इस इनकम, कमाई हुई इनकम को कहीं इन्वेस्ट करके कोई इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करता है तो वो क्लब हो जाएगी उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा माइनर को एक इनकम होती है जिसको बोलते हैं बेटा गिफ्ट की इनकम। तो गिफ्ट क्या बोलता है, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 टू 10। तो अगर आपका गिफ्ट जो है वो 50,000 से ज्यादा है बेटा तो ही क्लब होगा, अगर 50,000 तक है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 56 टू 10। तो अगर माइनर को कोई भी इनकम ऐसी होती जो एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो क्लब नहीं होगी। अगर कोई इनकम टैक्सेबल पोर्शन है तो वही जो है वो क्या होगा, क्लब होगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, एनी इनकम फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है कि माइनर का कहीं पैसा बिजनेस प्रोफेशन में लगा हुआ है, वो बिजनेस प्रोफेशन बिजनेस कर रहा है माइनर तो वहां से इनकम हो रही है, या फिर फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा हुआ माइनर का वहां से इनकम हो रही है, शेयर सिक्योरिटी हो रही है, अदर कहीं से भी अगर माइनर को कोई इनकम हो रही है अदर देन दिस तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ पेरेंट जिसकी इनकम ज्यादा है। तो सब चीजों में क्लब होगा। यहाँ से अगर इनकम आ रही है तो क्लबिंग नहीं होगी, बट ये इन्वेस्ट होके कहीं जा रहा है तो वो क्लब होगा। गिफ्ट जो टैक्सेबल पोर्शन है बिल्कुल क्लब होगा, और यहाँ से भी जो इनकम हो रही है वो बिल्कुल क्लब होगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, ठीक है। तो अब ये कौन सा केस है, माइनर चाइल्ड का। तो मैम क्या माइनर चाइल्ड का केस ओवर हो चुका है? जी हाँ, माइनर चाइल्ड का केस जो बिल्कुल ओवर हो चुका है। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर प्लीज आप ये वाला चार्ट जो अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको हमेशा जो है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। मैक्सिमम मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो यहाँ वाले पोर्शन में करते हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, तब हमारे रेगुलर लेक्चर जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो ये वाला केस जो है वो माइनर का जो केस है वो इतना ही है, इससे ज्यादा कोई केस नहीं है। फिर सेकेंड जो केस हम डील करेंगे दैट इज योर एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, कि भैया मैं अपनी बीवी को एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अक्सर जो है सबसे ज्यादा भरोसेमंद, बट आज के जमाने में नहीं रहा है बट सदियों से चला आ रहा है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है इंसान के लिए, उनके स्पाउस। भाई बहन तो रहते नहीं है क्योंकि बंटवारा का प्रॉब्लम आ जाता है, बच्चे आजकल रहते नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे। तो इंसान के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो उनकी रही हुई है हमेशा से, एक जनरल अगर सेंस देखे तो कौन है, उसकी वाइफ या स्पाउस। हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए स्पाउस। तो लोग जो है वो सबसे ज्यादा ट्रांसफर किसको करते हैं, अपनी वाइफ के नाम पे करते हैं, अपने सॉरी हस्बैंड मतलब अपने स्पाउस के नाम पे जो लोग सबसे ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। मतलब स्पाउसेस के बीच में ट्रांसफर होना बहुत सबसे ज्यादा कॉमन ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए प्रोविजन जो है वो सबसे ज्यादा बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो बनाया गया है वो ये बनाया गया है, एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। मैं बोलूंगी यहाँ पर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। तो मैम हाउस प्रॉपर्टी क्यों डील नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो वो केस ना डीम्ड ओनरशिप का हाउस प्रॉपर्टी में डील होता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी एसेट ट्रांसफर कर, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ लैंड ट्रांसफर किया, कोई मशीन ट्रांसफर कर दिया, या कोई भी गोल्ड ज्वेलरी ट्रांसफर कर दी, तो कुछ भी चीज ट्रांसफर किया है, ठीक है, एफडी शेयर सिक्योरिटी ट्रांसफर कर, तो वो यहाँ आएगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी वाला जो केस है वो हाउस प्रॉपर्टी में डील होगा। तो मैम क्या वापस से हाउस प्रॉपर्टी में जाके पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपके लिए ऑलरेडी हमने ये ऑरेंज कलर का डब्बा बनाया गया है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी का ही प्रोविजन है जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट आप कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहे हो अपने स्पाउस को अदर देन हाउस प्रॉपर्टी तो वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रोविजन क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वो कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है अपनी स्पाउस को, तो इनकम ऑन सच एसेट, इस एसेट पे जो इनकम हो रही है वो क्लब हो जाएगी इस पर्सन के हाथ में। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने ट्रांसफर कर दी एफडी, तो एफडी का जो इंटरेस्ट है वो क्लब हो जाएगा क्योंकि एसेट। अब एक चीज समझना मैम, एफडी ट्रांसफर करे तो एफडी क्यों नहीं क्लब हो रहा है बेटा, क्योंकि स्पाउस आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है। और 56(2)(10) क्या बोलता है कि अगर आप अपने रिलेटिव को कोई भी चीज गिफ्ट करते हो तो वो उनके हाथ में टैक्सेबल है क्या? नहीं। 56(2)(10) ओरिजिनल गिफ्ट के ऊपर है, उसके ऊपर जब वो इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर है क्या? नहीं। तो जब बंदा एफडी ट्रांसफर कर रहा है ना तो 56(2)(10) की वजह से यहाँ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट एफडी का जो इंटरेस्ट है ना वो क्लब हो जाएगा इस पर्सन के हाथ में, और ये पर्सन को जो वो टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आई एम, इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, ओके। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ एनी individual transfer any asset to his or her spouse
विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। एक चीज समझना पड़ेगा कि जो ट्रांसफर है ना, या तो फ्री में हो रहा है या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब डिस्काउंटेड रेट में हो रहा है। अगर आप फुल वैल्यू में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आपने अपनी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर की और पूरा पैसा अगर बैंक अकाउंट के थ्रू लिया, तो उस केस में क्या वो गिफ्ट है? नहीं। तो उसके केस में क्या ये क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा? नहीं। तो क्लबिंग के प्रोविजन में एक चीज बहुत स्पेसिफिक है कि जो ट्रांसफर है ना, वो विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हुआ है। ठीक है। देन इनकम फ्रॉम सच एसेट इज रिसीव्ड बाय द स्पाउस, तो उस एसेट पे जो इनकम हो रही है, बट टैक्स ऑन सच इनकम विल बी पेड बाय ट्रांसफरर। भले इनकम स्पाउस को मिलेगी बट टैक्स कौन पे करेगा? ट्रांसफरर ही पे करेगा। ठीक है। हाँ, अब ये अबव प्रोविजन कब एप्लीकेबल होते हैं? अबव प्रोविजन आर एप्लीकेबल ओनली इफ द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एज वेल एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग ऑफ इनकम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब आपने एफडी ट्रांसफर की थी, ठीक है, जब आपने एफडी ट्रांसफर की थी, तब भी आपके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, और जब उसको एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तब भी आप दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तभी आपकी इनकम जो है वो क्लब होगी। इन केस मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग के बीच में जब आपने एफडी ट्रांसफर की थी तब वो आपकी फियांसी थी, सगाई हुई थी बट शादी नहीं हुई थी, और जब इनकम हो रही तब आपकी शादी जो है वो हो चुकी है, तो उस केस में फिर ये क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये चीज ध्यान रखें, टैक्स बचाने के चक्कर में पूरा पैसा ही ना कमाए, सगाई हो गई और एफडी ट्रांसफर करना या उनके नाम पे एफडी कर देना, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। टैक्स अपनी जगह है, रियलिटी प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह, इस चीज को समझे और उसके हिसाब से डिसीजन ले। तो वही बोल रहा है कि रिलेशनशिप दोनों टाइम पे एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मान लो पहले एफडी टाइम ट्रांसफर के तब हस्बैंड वाइफ से इंटरेस्ट मिला तो डाइवोर्स हो गया, तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि इंटरेस्ट तो पूरा वाइफ खा जाएगी उसके बाद, या हस्बैंड जिसके नाम पे भी की गई है वो, तो वो वाली बात है। तो यही बोल रहा है कि रिश्ता जो है वो आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड, द अबव प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि एसेट जो है वो एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के केस में ट्रांसफर की गई, मतलब स्पाउस को मेंटेन करने के लिए अगर ट्रांसफर की गई है, तो उस केस में फिर क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। ना, नेक्स्ट केस क्या है? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस। तो पहले वाले केस में सब एसेट ट्रांसफर किए बट हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है। अब ये वाले केस में क्या हो रहा है? तो ये वाले केस में हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें ना लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर गलती हो जाती है। क्या बोलते हैं बच्चे कि पर्सन ने अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपनी स्पाउस को, तो उस हाउस प्रॉपर्टी पे जो इनकम हो रही रेंटल इनकम, वो क्लब हो जाएगी पर्सन के हाथ में। नहीं, ये गलत है। ठीक है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसी पर्सन को क्या बोलेंगे? इसका डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ये पर्सन जो है वो उसका क्या हो जाएगा? डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। और डीम्ड ओनरशिप के केस में फिर एज्यूम किया जाएगा कि ये इनकम जो है वो इसी पर्सन की हुई है। ठीक है। तो ये रेंटल इनकम, क्लब का वर्ड जो है वो हटा दो यहाँ पर। रेंटल इनकम जो है वो मान ली जाएगी किसी की, इस पर्सन की मान ली जाए। ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर कोई बंदा ट्रांसफर कर भी दे दे तो भी हम जो पर्सन ट्रांसफर है उसी को उसका डीम्ड ओनर मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है प्रोविजन? इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड, यहाँ पर दोनों कवर्ड है, या तो आप स्पाउस को कर रहे हो या फिर माइनर चाइल्ड को कर रहे हो, नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर। अब एक चीज समझना कि माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करोगे तो डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लगेगा, लेकिन 6414 जो क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम है उसका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो फिर उसके बाद वो उसके फादर के हाथ में टैक्सेबल होगी, उसके हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल, मतलब उसको डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे। ठीक है। विद और विदाउट कंसिडरेशन, वही मतलब बिना डिस्काउंटेड कंसिडरेशन के। हाँ, देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी का जो डीम्ड ओनर जो है वो मान लिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी जो है बेटा फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इसको ध्यान रखना कि ये विथ और विदाउट नहीं आएगा ना, यहाँ पर आएगा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए। अगर क्या करते हो आप ट्रांसफर करते हो, मतलब फ्री के लिए ट्रांसफर करते हो, डिस्काउंटेड रेट में ट्रांसफर करते हो, तो उस केस में इस पर्सन को क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर मानेंगे। और जब डीम्ड ओनर मानते हैं तो इनकम जो है वो उसी की होती है। एंड सेक्शन 64 मतलब क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा
ये क्लबिंग प्रोविजन नहीं है। ये कौन सा प्रोविजन है? तो ये डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन है, जो कि हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन। ठीक है, तो अगर आप अपने वाइफ को, स्पाउस को, नॉट वाइफ, अगर आप अपने स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो ये एप्लीकेबल होगा, और हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आपको ये एप्लीकेबल होगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, उसके बाद तीसरा केस। अब ये केस जो है वो आप एग्जाम्पल समझना कि एग्जाम्पल जो है वो क्या बोलना चाहता है। क्या बोलता है ये कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है, एक बंदा है मिस्टर वाई, वो उसका फ्रेंड है। अब मिस्टर एक्स की वाइफ का नाम है मिसेस एक्स, मिस्टर वाई की वाइफ का नाम है मिसेस वाई, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने वाई की वाइफ को ट्रांसफर किया है 14 लाख रुपए, ठीक है, और मिस्टर वाई ने वह एक्स की वाइफ को ट्रांसफर किया है 9 लाख रुपए, ठीक है। अगर सेम अमाउंट ट्रांसफर किया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर किया है बेटा वो अलग अलग अमाउंट है, और इन दोनों ने क्या कमा रहे, इन दोनों इंटरेस्ट कमा रहे। तो मिसेस एक्स को इंटरेस्ट मिला है 40,000 9 लाख के ऊपर, और 14 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिला है कितने का? 90,000 का। तो इन दोनों में मैचिंग अमाउंट कितना है? मैचिंग अमाउंट का मतलब है विच एवर इज लोअर, तो 9 लाख, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए का एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है बेटा? 40,000, क्योंकि हमने क्या निकाला है? सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैचिंग अमाउंट के ऊपर जो इनकम है ना वो क्लब हो जाएगी उनके रिस्पेक्टिव स्पाउस के हाथ में। तो 9 लाख का जो इंटरेस्ट है वो 40,000, तो 40,000 रुपए क्लब हो जाएगा मिस्टर एक्स के हाथ में, और यहाँ पर 90,000 में से 40,000 क्लब होगा मिस्टर वाई के हाथ में, और बैलेंस जो आपका 50,000 रुपीज है वो टैक्सेबल हो जाएगा मिसेस वाई के हाथ में ही। तो प्रोविजन क्या बोलता है? मैचिंग अमाउंट के ऊपर जो इनकम है वो क्लब हो जाएगी टू देयर रिस्पेक्टिव स्पाउसेस। तो मैचिंग अमाउंट कितना है? 9 लाख। अब इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, ठीक है, तो 9 लाख के ऊपर 40,000 की इनकम आ रही, तो दोनों तरफ 9 लाख में 40,000 की ही इनकम हुई होगी, तो 40,000 की इनकम जो है वो क्लब हो रही है। तो टेक्निकली आंसर क्या है? 9 लाख के ऊपर जो इनकम है वो क्या हो रही है? क्लब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है ये बोलता है कि इफ देयर आर टू ट्रांजैक्शंस एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, अगर कोई दो ट्रांजैक्शंस है जो कि इंटरकनेक्टेड है एंड पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, then they shall be considered to be a device for evasion of tax, therefore clubbing provisions should apply। हो सकता है कि लोग ये क्या कर रहे हैं? टैक्स इवेजन करने के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन तो एक ही है, मैं इसकी वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या लगाएंगे? क्लबिंग प्रोविजन लगा दे। तो ये जो है ये केस, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रॉस ट्रांसफर। तो पहला केस था नॉर्मल एसेट ट्रांसफर करना, दूसरे केस में हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, तीसरे केस में आपने क्या देखा है? क्रॉस ट्रांसफर देखा है, ठीक है। अब तो चौथा केस है वो क्या है समझना, क्या बोलता है? व्हेन एसेट और मनी इज रिसीव्ड बाय स्पाउस इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है, कि अगर आप अपने स्पाउस को कोई भी एसेट या मनी ट्रांसफर करते हो और वो उसको इन्वेस्ट कर देती है कहां पर बेटा? बिजनेस के अंदर, तो उस केस में जो इनकम आ रही है वो क्लब हो जाएगी किसके हाथ में? स्पाउस के हाथ में। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि क्या होता है कि व्हेन एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस और सन्स वाइफ, या तो आप अपनी बहू को कर रहे हो, या तो अपनी वाइफ को कर रहे हो, या सॉरी स्पाउस को कर रहे हो, सन्स वाइफ को कर रहे हो, एंड द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ट्रांसफरी, देन proportionate profit of such business shall be clubbed as per the following formula। वो जो क्लब होगा ना उसका फॉर्मूला है यहाँ पर। तो जो भी आपकी इनकम है, हाँ, तो वो किससे प्रोपोर्शनेट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है गिफ्ट से प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे अपने हस्बैंड से गिफ्ट मिला है बिजनेस में पैसा डालने के लिए, तो मैंने खुद का 10 लाख रुपए डाला है और अपने हस्बैंड का 10 लाख रुपए डाला है, टोटल कितना हो गया? 20 लाख रुपए। तो उसको कितना क्लब होने वाला है? 50% जो है वो क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में क्या बोलता है? क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल इफ गिफ्टेड मनी ओनली इफ गिफ्टेड मनी इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग कैपिटल। हाँ, जब आप ये डिवाइड करोगे प्रोपोर्शनेट निकालोगे ना, तो गिफ्टेड मनी जो है वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर गिफ्टेड मनी ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूडेड नहीं है तो उस साल फिर कोई क्लबिंग नहीं होगी। तो उसको कैसे देखेंगे? तो ये हमारे पास क्या है? एक एग्जाम्पल है। क्या बोलता है कि अमिता ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 15 जुलाई। जरूरी नहीं हर बंदा जो 1 अप्रैल को बिजनेस चालू करेगा। तो अमिता ने बिजनेस चालू कब किया है? 15 जुलाई को, विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। अमिता का खुद का कैपिटल है 10 लाख। उसके हस्बैंड ने उसको गिफ्ट किया है 5 लाख 20 जुलाई को। तो क्या ओपनिंग कैपिटल वाले दिन किया है क्या? नहीं।
तो हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल का जो दिन है वो कौन सा है आपका, तो ओपनिंग कैपिटल ये मतलब जिस दिन मैं ओपनिंग कैपिटल देखूंगी वो क्या देखूंगी, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को गिफ्ट किया है क्या, नहीं 20 जुलाई को किया है। विच इन्वेस्टेड इन बिजनेस ऑन द सेम डेट, 20 जुलाई को इन्वेस्ट हो गया। प्रॉफिट है इस साल का कितना, 6 लाख। डिटरमाइन देयर इनकम, उसकी इनकम निकालनी है फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। अब एक चीज समझना, सिंस दी amount gifted of 5 lakh by her husband is not included in opening capital on 15 जुलाई, 15 जुलाई को इंक्लूडेड नहीं था, तो क्या प्रीवियस ईयर 25-26 में कोई क्लबिंग होगी क्या, नहीं, प्रीवियस ईयर 25-26 में कोई क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि 15 जुलाई के दिन कैपिटल जो था वो पूरा का पूरा किसका था, अमिता का था, उसके हस्बैंड का नहीं था। तो जो क्लबिंग होती है ना वो ओपनिंग कैपिटल के प्रोपोर्शनेट होती है, जो क्लबिंग होती है ना वो ओपनिंग कैपिटल के प्रोपोर्शनेट होती है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्लबिंग हो जाएगी और प्रोपोर्शनेट भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूंगी, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कैपिटल आप 1 अप्रैल को निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो पिछले साल का ओपनिंग कैपिटल था 10 लाख, 5 लाख रुपए उसको गिफ्ट मिला, 6 लाख रुपए उसका प्रॉफिट था, जो कि हम मान रहे हैं कि उसने विड्रॉ नहीं किया है बिजनेस से, तो 6 लाख का प्रॉफिट। अगर मान लो लास्ट ईयर लॉस होता बेटा तो लॉस माइनस कर देते। तो आपका ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2026 को कितना होगा, 21 लाख रुपए। तो 21 लाख रुपए अब आपका टोटल कैपिटल है। गिफ्ट आपको जो अपने हस्बैंड से मिला है वो कितना है, 5 लाख। तो 21 लाख का टोटल कैपिटल, 5 लाख की क्लबिंग 5 लाख के प्रोपोर्शनेट में निकालेंगे। और प्रॉफिट कितने का था, तो प्रॉफिट है आपका 4 लाख का। तो उसके हस्बैंड के हाथ में कितना क्लब होगा, 95,238 रुपीज 4 लाख में से। और बैलेंस जो अमिता का शेयर रहेगा वो रहेगा 3,04,762 रुपीज, 762 रुपए। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो क्लबिंग होती है वो ओपनिंग कैपिटल के प्रोपोर्शनेट होती है। लाइन लिखनी है तो यहाँ पर लिख लेना कि क्लबिंग जो है वो ओपनिंग कैपिटल के प्रोपोर्शनेट होती है। ठीक है, तो ये आपका चौथा केस हो गया। तो पहला केस था क्या, एसेट ट्रांसफर करना, दूसरे में हाउस प्रॉपर्टी, बट दिस इज नॉट अ क्लबिंग प्रोविजन। तीसरा है आपका, ध्यान से आपको क्लबिंग नहीं लिखना है, क्लबिंग लिखोगे तो नंबर कट जाएगा हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में। तीसरा है आपका क्रॉस ट्रांसफर। चौथा है आपका कि जब आपको अपने स्पाउस से पैसा मिला और आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, स्पेसिफिक केस है। अगर आप शेयर्स में लगा रहे हो, एफडी में लगाओगे तो केस अलग होगा। ये स्पेसिफिकली केस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाया गया है। आई होप आई एम क्लियर, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब नेक्स्ट इज व्हाट योर 6412, क्या बोलता है ये 6412, एक सेकेंड, 6412। अब ये जो स्पाउस का कौन सा वाला केस है, कि ये ऐसा केस है जिसमें यहाँ पर एक कंसर्न है जिसपे हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है या तो किसी एक का है, ठीक है। तो इस कंसर्न में क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसका है, असेसी प्लस उसके रिलेटिव का। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ही का है, ठीक है, तो असेसी मतलब फिर क्या, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक का, प्लस उसके साथ स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ठीक है। तो दोनों का मिला के अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, किसी एक का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और जो दूसरे स्पाउस है उसको क्या हो रही है, इनकम हो रही है वहां से, ठीक है। और इनकम जो है वो क्या है, सैलरी, बोनस या कमीशन के नेचर की है। इनकम जो है सैलरी, बोनस या कमीशन के नेचर की है। तो उस केस में जो इनकम हो रही है ना स्पाउस को, वो क्लब हो जाएगी किसके हाथ में, जो असेसी जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसके। मतलब एक बंदे का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दूसरे स्पाउस को इनकम होगी। एक स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दूसरे स्पाउस को अगर इनकम हो रही है, तो ये जो इनकम है वो क्लब हो जाएगी उस असेसी के हाथ में जिसका क्या बोलते हैं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उसका प्लस रिलेटिव दोनों का मिला के हो सकता है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 20% ऑफ मोर और शेयर होल्डिंग, और फर्म और एओपीबीवाई के केस में 20% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बोलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और यहाँ पर बोलेंगे क्या, शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो अब कौन से केसेस में क्लबिंग होगी, तो इनकम ऑफ स्पाउस इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ असेसी फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो पहला जो इनकम है वो सैलरी, कमीशन या बोनस के नेचर में होना चाहिए।
and it should be received from a concern where the assessee or his relative has a substantial interest in the firm, कि assessee और उसके relative का दोनों का मिला के क्या substantial interest है firm के अंदर। अब एक्सेप्शन जो है वो क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल मान लो केस जो है वो जेन्युइन है और जो अदर स्पाउस जिसको इनकम हो रही है सैलरी बोनस कमीशन, उसके बाद उसका प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, मतलब जो रेम्यूनरेशन है वो कमेंसरेट करता है उसके टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को, तो उस केस में जो है वो क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर अदर स्पाउस के पास टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उस केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर दोनों स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग उसके हाथ में जो है वो क्लबिंग हो जाएगी। एक बार किसी एक स्पाउस के हाथ में क्लबिंग हो रही तो हर साल उसी स्पाउस के हाथ में क्लबिंग होगी अनलेस एओ has AO gives the reasonable opportunity of being heard, then clubbing arrangements can be changed। ठीक है, तो ये आपका केस है। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर एक कंसर्न में एक स्पाउस को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दूसरे स्पाउस को अगर सैलरी बोनस या कमीशन की इनकम हो रही है तो जो स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसके हाथ में क्लबिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके हाथ में क्लबिंग हो जाएगी। एक्सेप्शन क्या है, प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो क्लबिंग नहीं होगी, और अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो उस केस में जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग उसके हाथ में क्लब होगा। ठीक है, तो ये आपका एक वो वाला केस है। उसके बाद नेक्स्ट केस जो है वो क्या है, अगर कोई पर्सन है कोई एसेट ट्रांसफर करता है किसको, किसी ट्रस्ट को या थर्ड पार्टी को। ठीक है, जस्ट नॉट ट्रस्ट, ट्रस्ट और थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी से इनकम हो रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। जो इनकम हो रही है एसेट ट्रांसफर की, एसेट पे जो इनकम हो रही है इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, देन उस केस में जो इनकम उस एसेट की वो क्लब हो जाएगी किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। तो ये जो केस है उसमें क्या हो रहा है कि कोई बंदा जो है वो थर्ड पार्टी या ट्रस्ट को एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो अपने स्पाउस के लिए भी कर सकता है और अपनी सन्स वाइफ के लिए भी कर सकता है। तो इनकम जो है वो जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में क्लब हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। ओके, उसके बाद लास्ट क्या है कि अगर आपको कोई एसेट और मनी रिसीव हो रहा है, एसेट और मनी रिसीव हो रहा है और आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो इन अ प्लेस अदर देन बिजनेस, बिजनेस के अलावा उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, तो ऑल द क्लबिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू सेकंड जनरेशन इनकम। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 4 लाख रुपए दिए और 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000, तो मेरे हाथ में बार बार 40,000 ही क्लब होगा, 40,000 के ऊपर वापस से जो इंटरेस्ट होगा वो क्लब नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर गिफ्ट बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख तो 56(2)(10) में एग्जाम्प्ट हो गया। वाइफ ने इन्वेस्ट किया 9% के रेट से, तो क्लबिंग कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर तो पूरा क्लब हो जाएगा 4 लाख का 9% 36,000। फिर नेक्स्ट ईयर 4,36,000 हो गया वो पैसा, उस पर 9% मिलेगा 39,000। बट हस्बैंड के हाथ में क्लब कितना होगा 36, वाइफ के हाथ में कितना जाएगा 3240। तो हस्बैंड के हाथ में हर साल 36,000 ही क्लब होगा, दैट इज ओरिजिनल अमाउंट का, ओरिजिनल अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो क्लब होगा हस्बैंड के हाथ में, और बैलेंस जो है वो क्लब हो जाएगा वाइफ के हाथ। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिर वो ओपनिंग कैपिटल वाला देखना पड़ेगा, बिजनेस के अलावा अगर कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो फिर ये वाला प्रोविजन जो है वो लग जाएगा। तो टोटल जो वाइफ के केसेस है ना वो इतने ही है। पहला आपका ये एसेट का है, दूसरा आपका हाउस प्रॉपर्टी का है, तीसरा क्रॉस ट्रांसफर का है, चौथा आपका कि अगर मैं पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हूँ तो क्या होता है। ठीक है, पांचवा आपका है क्या बोलते हैं किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, छठवा अगर किसी थर्ड पार्टी या ट्रस्ट को एसेट ट्रांसफर करते हो, सातवां आपका है कि इज इन्वेस्टेड इन द प्लेस अदर देन बिजनेस। तो स्पाउस टोटल 7 केसेस है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, एसेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा माइनर चाइल्ड का, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है स्पाउस का, तीसरा हम बात कर रहे हैं किसका, आपका माइनर चाइल्ड का। ठीक है, सॉरी तीसरा हम बात कर रहे हैं एचयूएफ का। तो एचयूएफ के केस में क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल एसेट ट्रांसफर कर रहा है किसको बेटा, एचयूएफ को, और एचयूएफ को अगर कोई इनकम हो रही है वो तो क्लब हो जाएगी किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में, जिस बंदे ने ट्रांसफर किया। तो ये तो क्या जब एचयूएफ का पार्टीशन नहीं हुआ तब की बात है, अगर एचयूएफ का पार्टीशन नहीं हुआ है तो उस केस में अगर आप एचयूएफ को कोई एसेट ट्रांसफर करते हो तो वो क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर के हाथ में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट ट्रांसफर कर दी, अब उसको इनकम हुई लेकिन एचयूएफ का पार्टीशन हो गया तो इनकम का भी पार्टीशन हो जाएगा, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी जो है वो क्या आएगी, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी जो है ना वो ये आएगी, क्या टैक्सेबिलिटी आएगी कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ
जो हस्बैंड का शेयर है ना, वो तो क्या बोलते हैं उसके खुद के हाथ में टैक्सेबल होगा। जो वाइफ का शेयर है वो उसके हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगा। जो माइनर चाइल्ड का शेयर है वो क्लब होगा इन हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स हुज इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग, और जो मेजर चाइल्ड का शेयर है वो उसके खुद के ओन हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हस्बैंड का खुद के हाथ में, वाइफ का हस्बैंड के हाथ में कंपलसरी है ना। माइनर चाइल्ड का जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग, और मेजर चाइल्ड का भी खुद के हाथ में टैक्सेबल होगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट योर सेक्शन नंबर 60, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब ये जनरल केस है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने क्या किया, किसी बंदे को एसेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ इनकम ट्रांसफर की, एसेट आप अपने पास रखोगे। तो उस केस में बोलता है कि अगर एनी पर्सन जो है वो एनी पर्सन को सिर्फ इनकम ट्रांसफर करता है और एसेट ट्रांसफर नहीं करता है, तो जो इनकम है वो क्लब हो जाएगी किसके हाथ में, ट्रांसफर के हाथ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो केस है उसका नाम क्या है, रिवोकेबल ट्रांसफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले तो समझो रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है कि वो ट्रांसफर जहां पर आप ट्रांजैक्शन को रिवोक करके एसेट वापस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को एसेट ट्रांसफर किया, मैं बोलती हूँ कि जब मेरा मन होगा तो मैं आपका ट्रांजैक्शन रिवोक करके मतलब वापस अपनी एसेट ले लूंगी। जब तक एसेट आपके पास है तब तक इनकम आपकी है, तो उसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। तो मैं कोई ऐसा अगर कोई ट्रांजैक्शन करती हूँ जो मैं फ्यूचर में रिवोक कर सकती हूँ, तो उस केस में ड्यूरिंग द टाइम जब मैं एसेट ट्रांसफर कर चुकी हूँ तब भी इनकम जो है वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी, मतलब ये जो बंदा है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। अब इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है ये समझना, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई एसेट ट्रांसफर किया और मैं ये कंडीशन लगाती हूँ कि ये जो एसेट है वो सामने वाले की डेथ तक उसके पास है, और डेथ होने के बाद जो है वो एसेट जो वो वापस मेरे को रिवर्ट बैक कर जाएगी। तो क्या इसमें डेथ सर्टेन है क्या? नहीं, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो ये एक एक्सेप्शन है डेथ वाला केस, कि अगर आप किसी भी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन में रिवोक की कंडीशन लगाते हो विद द कंडीशन ऑफ डेथ, कि डेथ होने पर ही रिवोक होगा, डेथ नहीं हुई तो रिवोक तब तक नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम जब तक वो एसेट जो वो सामने वाले के पास उसके मेंटेन करने के लिए आप रख रहे हो कि भाई घर तू रख ले, घर जो तो वो तेरा मतलब तब तक तू यूज कर ले, जब तक घर तब तक तेरा है, तो वो वाले केस में फिर आप क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं। क्योंकि एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि भाई कौन से केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो नॉर्मली अगर आप किसी को एसेट दे देते हो, बोलते हो जब मन करेगा तो ले लूंगा, तो ये रिवोकेबल है, तो उसमें हमेशा क्लबिंग होगा। बट अगर आप कंडीशन ऑफ डेथ के साथ अगर आप करते हो तो उस केस में फिर उस पीरियड में जब तक एसेट सामने वाले के पास है तब तक आपके केस में क्लबिंग नहीं होगी। एसेट आपके पास वापस आ गए तो एसेट तो आपकी हो गई, तो फिर तो क्लबिंग की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, बस एक चीज और ध्यान रखना कि जब तक अगर आपने डेथ की कंडीशन के साथ रखा है और आपने एसेट सामने वाले को दिया है, तो उस घर से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को रेंट आ रहा है ₹1,00,000, तो आप बोलते हो 20% रेंट मेरे को दे दे, 80% तू रख ले। तो आपको उस टाइम पे उस घर से कोई भी बेनिफिट जो है वो डिराइव नहीं होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो दिस इज द केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। तो रिवोकेबल ट्रांसफर एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोलता है। इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी बट टैक्स इज पेड बाय ट्रांसफरर। ठीक है, भले इनकम ट्रांसफरी को रिसीव होगी लेकिन टैक्स ट्रांसफरर भरेगा। इफ ट्रांसफर इज रिवोक्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी, एक्सेप्शन बात कर रहे हैं कि अगर ट्रांसफर रिवोक हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी एंड ट्रांसफरी, then no direct or indirect benefit is given to transferor, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नोट, कॉमन नोट है जो सारे सेक्शंस के लिए एक साथ लिखा गया है। क्या है कॉमन नोट, कि इनकम इंक्लूड लॉसेस, तो अगर इनकम क्लब होगी तो लॉसेस भी क्लब होंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी बंदे ने किसी को एक एसेट ट्रांसफर की दैट इज कैश, अब कैश को बंदा गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता है, फिर गोल्ड से शेयर्स खरीद लेता है, तो जो कन्वर्टेड फॉर्म में जो इनकम आ रही वो भी क्या होगी, क्लब होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो केसेस वाइफ को एप्लीकेबल थे उसमें से कौन से केसेस जो है वो सन्स वाइफ को एप्लीकेबल है। तो केसेस आपने पढ़ लिए सेम, बट सन्स वाइफ के लिए कौन कौन से एप्लीकेबल है, तो हमने एक नोट बना दिया है सन्स वाइफ के लिए। एक तो अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है एनी एसेट टू ट्रस्ट सन्स वाइफ, अगर कोई बंदा जो है वो डायरेक्टली अपनी बहू को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, तो वो एसेट जो उसकी इनकम जो वो क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर के हाथ में। मतलब सास या ससुर अपनी बहू को कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं, उससे अगर उसको कोई इनकम हो रही तो वो क्लब हो जाएगी सास या ससुर के हाथ में। ठीक है, बट उसमें भी कंडीशन यही है कि सास ससुर का बहू का जो रिश्ता है वो
जब एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं और जब एसेट जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पे, दोनों के टाइम पे वो होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला प्रोविजन था वो सेम था। उसके बाद एसेट ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, कि मैं थर्ड पर्सन को एसेट ट्रांसफर करती हूँ सन्स वाइफ की बेनिफिट के लिए, तो वो वाला केस भी सेम एप्लीकेबल होगा। और एक आपका है कि अगर आपने अपनी सन्स वाइफ को कोई पैसा दिया और उसके बाद वो अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर देती है, तो जो क्लबिंग होती है प्रोपोर्शनेट टू ओपनिंग कैपिटल, वो वाला क्या प्रोविजन भी सेम टू सेम लग जाएगा। तो 3 केसेस है जो आपकी सन्स वाइफ को सेम टू सेम लगेंगे जो वाइफ के केस में होता है। पहला तो कोई भी एसेट ट्रांसफर करो, दूसरा एसेट ट्रांसफर करो थर्ड पार्टी को या फिर ट्रस्ट को फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, और तीसरा आपने कोई एसेट ट्रांसफर किया है या मनी ट्रांसफर किया है सन्स वाइफ को, और अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है और उससे अगर कोई इनकम हो रही है तो वो क्लब हो जाएगी ट्रांसफरर के हाथ में। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो दीज आर दी केसेस। और जो नॉर्मल मेजर चाइल्ड का जो केसेस है वो तो इसमें कवर हो गए, जहां जहां पर मेजर चाइल्ड का आएगा वहां पर आ जाएगा। बट ये 7 केसेस है वो सातों के सातों किसमें एप्लीकेबल होते हैं, आपकी वाइफ के, मतलब की स्पाउस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो जो फर्स्ट वाले पेज में माइनर चाइल्ड का है और आपका क्या है स्पाउस वाला जो आधा है वो है। उसके बाद बचे हुए जो स्पाउस का केस है वो यहाँ है, यहाँ एचयूएफ का, यहाँ जनरल वाला केस है, और लास्ट वाला जो है कि कौन कौन से केसेस स्पाउस को एप्लीकेबल होते हैं वो ये वाला है। ठीक है, तो अराउंड 41 मिनट्स में हमने आपका क्लबिंग जो है वो कंप्लीट कर दिया। आप चाहे तो जल्दी जल्दी चार्ट बुक से डायरेक्टली रीड करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अभी एक बार एग्जाम से बहुत पहले वीडियो देख लीजिए, बट एग्जाम के दिन वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, thank you everyone. If you want to buy our chart book then you can order it from our website given below. और इसके अलावा आप क्या बोलते हैं हमारा क्वेश्चन बैंक, आंसर बैंक और जितनी भी चीजें बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट में की है। उसके अलावा अगर आप क्लबिंग का जो वीडियो वगैरह जो आप देखना चाहते हैं, क्लबिंग समझना चाहते हैं और क्लबिंग इजी तरीके से कैसे उसको सॉल्व करें, क्वेश्चन फॉर्मेट क्या ध्यान में होना चाहिए, तो उसके अलावा हमारे रेगुलर लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं। आई होप थैंक यू एवरीवन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द पर्पज ऑफ नोट्स एंड ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड तरीके से दी गई है, जैसे कि जो नोट्स है सारे वो ऐप में अपलोडेड है। प्लस अलॉन्ग विद दैट आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप हमसे ऐप में पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन कुछ भी चीज़ नया आता है तो उसको आपको ऐप के थ्रू आएगा एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन।